हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर 12 विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में। और बच्चों ये क्लास 12 के पार्ट 1 का लास्ट चैप्टर है और ये चैप्टर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वीडियो यानी कि इसी वीडियो में ये चैप्टर मेरे अंदाज से समाप्त भी हो जाएगा। बहुत छोटा सा भी चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर में समझना बहुत ज़्यादा होता है बच्चों। थोड़ा सा इसमें ट्रिक की जरूरत होती है, तो मैं आपको ट्रिक भी दूंगा और जहाँ समझना होता है वहाँ समझाऊंगा भी। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को पढ़ने में बहुत समस्याएं होती हैं। तो अगर आप हमसे पढ़ेंगे तो गारंटी दे रहा हूँ कि इस चैप्टर के पेपर में जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं एक भी पॉइंट आप पे छूटने वाले नहीं है और बहुत आसान शब्दों में मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। चलिए बच्चों, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ी सी चैप्टर के अंदर ही वो टॉपिक इंक्लूडेड है, हम थोड़ा सा बैक चलेंगे पीछे हम लोगों ने पढ़ा बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि वैद्युत बल, कूलाम का बल, वैद्युत क्षेत्र, इन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। हम लोगों ने क्या पढ़ा बच्चों कि जो देखिए जो स्थिर आवेश होता है, क्या पढ़ा था कि जो स्थिर आवेश होता है यानी कि जो अपना स्थान नहीं बदलता है, जिसे हम बिंदु आवेश भी कहते हैं। तो जो स्थिर आवेश होता था वो क्या उत्पन्न करता था भैया? जैसे यहाँ पर हम आवेश रख दिए हैं, ये आवेश यहाँ पर 5 कूलाम का रखा हुआ है, तो वो क्या उत्पन्न करता था? वैद्युत क्षेत्र। सिंपल सी बात है कि नहीं है? जी सर बिल्कुल, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता था। क्या उत्पन्न करता था? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता था, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। देखिए वैद्युत और क्षेत्र, तो हमें पता चला कि सर जो आवेश रखा हुआ है, जो आवेश स्थिर है, जिसे हम लोग बिंदु आवेश कहते हैं, वो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि एक समान वेग से, एक समान चाल से चलने वाला, एक समान वेग से त्वरित आवेश, एक समान वेग वाला जो आवेश है वो क्या उत्पन्न करेगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। हम लोगों ने पढ़ा ना कि भैया विद्युत धारा ऐसे जा रही है तो इसका मतलब वो आवेश चल रहा है, तो वो क्या उत्पन्न करेगा? चुंबकीय क्षेत्र। तो एक समान वेग से चलने वाला आवेश क्या उत्पन्न करेगा? एक समान वेग से चलने वाला आवेश, थोड़ा सा आसान भाषा में लिख रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। एक समान वेग से चलने वाला जो आवेश है वो क्या उत्पन्न करेगा? सर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। कंफ्यूजन यहां तक किसी को नहीं है ना भाई? ऐसा नहीं ना कोई कर रहा है कि नहीं भाई सर हम आवेश को रख देंगे तो वो भाई सर तब भी वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। जी नहीं, आवेश हम लोगों ने पढ़ा था ना भाई, वैद्युत धारा बह रही है तो आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, यानी कि आवेश चल रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। यहां तक ये दोनों टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब देखिए बच्चों, अब हम लोग पढ़ रहे हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो ये कौन उत्पन्न करता है? अभी तो हम लोग परिभाषा बाद में पढ़ेंगे, मैं बस आपको एक टॉपिक का हिंट समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है? अब ये कौन उत्पन्न करता है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बच्चों से टीचर पूछ लेते हैं, एग्जामिनर पूछ लेते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्नों में जाते हैं। तो देखिए त्वरित आवेश जो रहेगा, यानी कि वो आवेश जिसकी स्पीड बदलती रह रही है, त्वरित आवेश की जो गति है वो उत्पन्न करती है बच्चों विद्युत चुंबकीय तरंगे। त्वरित आवेश, त्वरित आवेश, ठीक है, या त्वरित वेग भी लिख सकते हैं। त्वरित वेग से चलने वाला जो आवेश होता है वो क्या उत्पन्न करता है? विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या उत्पन्न करता है बच्चों? विद्युत चुंबकीय तरंगे। देख लीजिए, बहुत आसान शब्दों में आपको समझा दिया बच्चों। इन तीनों में कभी कंफ्यूज मत होइएगा। जो आवेश स्थिर है वो क्या उत्पन्न करेगा? वैद्युत क्षेत्र। जो आवेश एक समान वेग से चल रहा है क्या उत्पन्न करेगा? चुंबकीय क्षेत्र। और जो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है या ऑक्सीलेशन जिसे हम कहते हैं, तो जो त्वरित आवेश है वो क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करेगा। जो त्वरित आवेश है वो क्या उत्पन्न करेगा बच्चों? सर जो त्वरित आवेश है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करेगा। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। चलिए बच्चों, अब हम बात करेंगे एक टॉपिक के बारे में, जो है कि बच्चों विस्थापन धारा। जो आप देखेंगे अगर अपने बुक में, अपने मतलब 2000 अपने सिलेबस में देखेंगे तो आपके सिलेबस में से इसको हटा दिया गया है। ठीक है, आपके सिलेबस में से इसको हटा दिया गया है। मैं झूठ क्यों बोलूं, विस्थापन धारा को आपके सिलेबस में से हटा दिया गया है। तो हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जिक्र कर लेंगे कि कुछ है नहीं,
ठीक है, और जान लेंगे तो क्या दिक्कत है, एक टॉपिक है छोटा सा विस्थापन धारा हटा दिया है तो भैया हमारी जानकारी में रहेगी तो अच्छी बात है ना, समझ लीजिए बस। विस्थापन धारा, देखिए विस्थापन धारा हमारे टॉपिक से क्यों हटा दिया ये भी मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि हम लोग के टॉपिक से अगर आप देखेंगे तो पीछे हम लोगों ने वो भी पढ़ा था, एम्पियर का नियम हटा दिया था ना। चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन होता है वो उस चालक में बहने वाली धारा के म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। एम्पियर का नियम क्या कहता था, एम्पियर का नियम कहता था कि सर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन जो होगा वो बराबर होगा म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाई आई, ये एम्पियर का नियम कहता था। ठीक है, तो मैक्सवेल एक साइंटिस्ट है बच्चों, उन्होंने इस नियम में थोड़ा सा परिवर्तन किया और बाद में ये नियम एम्पियर मैक्सवेल नियम से जाना गया। ठीक है, इसीलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भले हटा दिया तो क्या थोड़ा सा जानना है तो उसमें टाइम कौन सा हमारा लग रहा है, 5 मिनट का टॉपिक है, 2 मिनट में हम समझ लेंगे। एम्पियर का जो नियम है वो कहता था कि चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन म्यू गुणे मतलब उस चालक में बहने वाली धारा का म्यू इंटू आई नॉट आई गुणे होता है। ठीक है सर, अब देखिए हम लोग संधारित्र में आते हैं, कैपेसिटर में 2 प्लेट होती थी, किसी इसको हम लोग एक बैटरी से जोड़े हुए रहते थे। ठीक है, किसी एक बैटरी से जुड़े हुए रहते थे, धन ये ऋण, यहाँ से मान लीजिए हम इसको आवेश दे रहे हैं, धन आवेशित हो जाता था और ये ऋण आवेशित हो जाता था। इसमें मान लीजिए कुछ धारा हमारी बह रही होती है, उसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, हम लोग सपोज कर लिए यहाँ से भैया आवेश चल रहा है ना, यानी कि धारा चल रही है। तो अगर आप यहाँ पे देखिए, बहुत सिंपल शब्दों में समझा रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा भैया, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल उससे धारा के म्यू नॉट इंटू आई, मतलब धारा है तो चुंबकीय क्षेत्र होगा। एम्पियर के नियम से हम लोग को पता चल रहा है। जी सर बिल्कुल होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, कहीं भी निकाले तो होगा चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन बच्चों, इस पार्टिकल में कि जो गैप आपको दिखाई दे रहा है, इसमें कहीं है आपको दिखाई दे रहा है धारा? नहीं सर, इसमें तो कहीं धारा का नाम ही निशान नहीं है। तो क्या यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होगा? एम्पियर के नियम के मुताबिक देखिए, जब धारा ही नहीं है, एम्पियर का नियम अगर मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु y है तो हम एम्पियर का अगर नियम लगाएं तो यहाँ पर अगर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन करें तो म्यू इंटू में जब धारा ही नहीं तो 0, यानी कि एम्पियर का नियम कह रहा है कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा। एम्पियर सर कह रहे हैं कि भैया जहाँ पे धारा नहीं वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र नहीं, सॉरी वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र नहीं। हाँ बिल्कुल, लेकिन अगर यहाँ पर हम एक चुंबकीय सुई को लेकर आते हैं, यहाँ पर हम एक चुंबकीय सुई को लेकर आते हैं तो हमें पता चलता है बच्चों कि यहाँ पर उस चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है, और जब चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है तो इसका मतलब ये है बच्चों कि इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र है। इससे क्या पता चलता है कि इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र है, लेकिन एम्पियर का नियम कहता है कि नहीं, इसमें चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। लेकिन जब हम लोग सुई को लेकर आते हैं चुंबकीय सुई को, तो पता चलता है कि इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र है। और ये करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था बच्चों? याद कर लीजिएगा, मैक्सवेल। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भले ही क्या नहीं है, वैद्युत धारा नहीं है, लेकिन यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र तो है। धन से ऋण की तरफ वैद्युत क्षेत्र होगा कि नहीं होगा? ठीक है जी सर, वैद्युत क्षेत्र है। तब यहाँ पर बताने वाले, तो यहाँ पर देखिए धारा तो है नहीं, तो उन्होंने बताया, मैक्सवेल ने एक विस्थापन धारा दिया। यहाँ के लिए मैक्सवेल ने एक विस्थापन धारा दिया और इनके नियम में थोड़ा सा बच्चों परिवर्तन किया। ठीक है, इनके नियम में थोड़ा सा परिवर्तन किया और उन्होंने बताया कि इसके बीच में भी एक धारा है जो भले आपको दिखाई नहीं देती, लेकिन एक धारा है जिसे हम लोग विस्थापन धारा कहते हैं। और उसका जो मान होता है बच्चों, उसका जो मान होता है वो क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई, यानी कि वैद्युत क्षेत्र के वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन की दर डी फाई बाई डी टी के बराबर होता है ये धारा आपका आई डी। ये आई डी का मतलब है बच्चों विस्थापन धारा।
आप देख सकते हैं कि हमेशा ये देखिए यहाँ से हम इसको क्या दे रहे हैं, आवेश दे रहे हैं, तो इसमें धनात्मक आवेश बढ़ता जाएगा और यहाँ पे बढ़ता जाएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा। जब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा तो जाहिर सी बात है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की जो दर है यही उत्पन्न करता है क्या, धारा ID, और यही क्या होता है बच्चों, यही होता है हमारा विस्थापन धारा। बहुत ज़्यादा आपको गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला याद कर लीजिए, जो चीज़ें मैंने समझाई वो समझ लीजिए, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है नहीं, हटा दिया गया, लेकिन आपको इतना मालूम है तो बहुत है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने कुछ नहीं था, तो इन्होंने बताया कि जो चुंबकीय क्षेत्र का विद्युत क्षेत्र के वैद्युत फ्लक्स की दर जो होती है का एप्सिलॉन और गुणा धारा के बराबर होता है, और इस धारा को हम लोग विस्थापन धारा कहते हैं। ठीक है, इस धारा को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इस धारा को हम लोग विस्थापन धारा कहते हैं। ये आपको याद होना चाहिए। और यहीं से एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, मैक्सवेल ने क्या बताया कि चुंबकीय क्षेत्र में जो परिवर्तन हो रहा है ये क्या, वैद्युत क्षेत्र में जो परिवर्तन हो रहा है ये क्या उत्पन्न कर रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। जो वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। ये बताने वाले कौन थे, तो ये बताने वाले पहले जो वैज्ञानिक थे बच्चों वो हमारे मैक्सवेल थे। इसको नोट करके अच्छे से याद कर लीजिएगा। बताने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे, तो बताने वाले पहले वैज्ञानिक मैक्सवेल थे। चलिए अब इसको हम इरेज करेंगे। अब देखिए विस्थापन धारा समझ में आ गया, ये विस्थापन धारा ID। अब देखिए मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो अवधारणा दी बच्चों, वो कुछ सिद्धांतों को पढ़कर दी। ठीक है, जिसे हम लोग मैक्सवेल का समीकरण भी कहते हैं, मैक्सवेल के प्रकाश से संबंधित समीकरण के नाम से भी हम लोग उसको जानते हैं। तो वो समीकरण भी हम लोग देखेंगे। और वो समीकरण उन्होंने क्या क्या पढ़ा था, तो वो गॉस का नियम था, फैराडे का नियम को उन्होंने पढ़ा था, फिर उन्होंने एम्पियर का और मैक्स का जो नियम अभी हम बताएं अभी चेंज हो जाएगा वो उन्होंने पढ़ा था, और एक उन्होंने अपना नियम भी पढ़ा था। तो अब हम लोग उनके समीकरणों को पढ़ेंगे। ठीक है, वो सारे नियम है, अगर आपसे पेपर में पूछेगा तो आप लिख देंगे। चलिए मैक्सवेल के प्रकाश के संबंध में ऐसे आपसे पूछता है, देखिए मैक्सवेल के प्रकाश के संबंध में विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। ठीक है, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, ये बहुत पूछा जाता है बच्चों। तो इसमें हम लोग लिखेंगे मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय सिद्धांत से संबंधित 4 समीकरण, ठीक है, 4 समीकरण भविष्यित किए या 4 समीकरण लिखे। आप डायरेक्ट 4 समीकरणों को भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पे बच्चों, यहाँ पर अब हम लोग ध्यान देंगे और एक एक बात को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। सब आप पढ़ चुके हैं। तो मैक्सवेल ने लिखेंगे, देखिए मैक्सवेल ने क्या किया, मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय संबंधित 4 समीकरण दिया, आधारभूत 4 समीकरण दिए, जिन्हें हम लोग विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के नाम से जानते हैं। पहला बच्चों आपके गॉस का प्रमेय, मैं बता दे रहा हूँ, लिखूंगा नहीं क्योंकि हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं जी, वही वाला गॉस के प्रमेय, गॉस का प्रमेय। ठीक है, ये पहला क्या था, गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी भी बंद पृष्ठ से संबंधित जो आपका विद्युत फ्लक्स होगा वो उस पृष्ठ द्वारा संबंधित आवेश Q के 1/ε0 गुना होगा। ये गॉस का नियम था। तो इन्होंने पहले जो इन्होंने समीकरण दिया, इन्होंने जिस सिद्धांत को आधारभूत बनाया उसमें पहला सिद्धांत था गॉस का प्रमेय, जिसे हम लोग बच्चों गॉस का विद्युत नियम भी कहते हैं। इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि गॉस का भी एक चुंबकीय नियम भी आप लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा विद्युत का गॉस का नियम, जो हम लोग पहला पढ़ा था वो विद्युत का था। ठीक है, और दूसरा बच्चों सेम उसी तरह चुंबकत्व का गॉस का नियम, इसको मैं लिखवा दे रहा हूं क्योंकि ये वाला आप लोग नहीं पढ़े होंगे। या प्रमेय, गॉस का प्रमेय, ये भी सेम उसी तरीके से है। ठीक है, तो पहला हम लोगों ने जो गॉस का नियम पढ़ा था वही है जिसको इन्होंने अपना सिद्धांत बनाया, उसको पढ़ा और इस सिद्धांत पर चुंबकीय क्षेत्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में इन्होंने अवधारणाएं दी। चलिए, चुंबकत्व तथा गॉस का प्रमेय,
चुंबकत्व का गॉस का प्रमेय। तो इस प्रमेय के अनुसार इस प्रमेय के अनुसार उनका क्या कहना है बच्चों? इस प्रमेय के अनुसार किसी भी चुंबकीय क्षेत्र के किसी बंद पृष्ठ के चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन चुंबकीय क्षेत्र का क्षेत्रीय समाकलन शून्य होता है। ठीक है, इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कैसे? बी डॉट ए इक्वल टू में 0। ये हमारा गॉस का द्वितीय नियम था बच्चों, गॉस के चुंबकत्व से संबंधित नियम था। इसके क्या कहते हैं? किसी बंद पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स सदैव शून्य होता है। किसी बंद पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स सदैव शून्य होता है, जिसको हम लोगों ने इस तरीके से लिखा। इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, बी ए क्या है हमारा, ये 5b ही तो है। ठीक है, तो इसको हम लोग उसी तरीके से लिखते हैं, ज़्यादा ईजी हो जाएगा। बहुत लंबा लग रहा है देखने में, इसको हम लोग इसी तरीके से देखते हैं। किसी बंद, क्योंकि आप लोग चुंबकीय फ्लक्स वाला वो भी आती है, किसी बंद पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स शून्य होता है। ठीक है, चलिए ये लिख लीजिएगा कोई भी आप एक। चलिए अब हम लोग लिखेंगे बच्चों तीसरा वाला। तो ये आएगा बच्चों फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। अभी आप लोग पीछे ही पढ़ के आए। ठीक है, तो फैराडे के उसको लिखेंगे। ठीक है, जैसे इसको हमने परिभाषित किया, इसको परिभाषित करेंगे अगर ये पेपर में पूछता है। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, ठीक है, प्रथम नियम, जो प्रेरण का प्रथम नियम। ठीक है, देखिए अब बच्चे कुछ कह रहे हैं सर इसमें हमने ये सारे नियम क्यों कह रहे हैं? तो बच्चे देखिए, जो मैक्सवेल ने अपना सिद्धांत दिया था, ये सारे सिद्धांत देने के बहुत समय बाद इन्होंने दिए थे। लगभग कह सकते हैं आप कम से कम 50-60 साल के बाद ये सिद्धांत इन्होंने दिए थे, मैक्सवेल ने अपना सिद्धांत। तो उन्होंने इस सब को ही पढ़कर अपना आधार बनाया था। तब उन्होंने विद्युत चुंबकीय के बारे में बताया था। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में उन्होंने बताया था। कब? जब उन्होंने ये सारे सिद्धांत पढ़े थे। जैसे मान लीजिए अब ये सारा आप पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद से आप कुछ डेवलप करेंगे, तो आपका सिद्धांत क्या होगा? आप इनको ही अपना सिद्धांत बताएंगे कि हमने इनको पढ़ा था, इसके हिसाब से किया है। तो वही मैक्सवेल ने भी बताया है। तो एक फैराडे का नियम भी उसमें शामिल था। और चौथा बच्चे है जिसमें अभी हम लोग पढ़ा ना विस्थापन धारा। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एम्पियर का मैक्सवेल नियम। जो पहले एम्पियर का नियम था उसमें मैक्सवेल ने परिवर्तन किया विस्थापन धारा डाल के, तो एम्पियर का मैक्सवेल नियम। चलिए इसमें भी कुछ परिवर्तन नहीं आएगा बच्चों, बस परिवर्तन यही आएगा कि चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन मुख्य धारा I प्लस विस्थापन धारा, हम ID लिखें, या यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं, जो हम लोग फॉर्मूला अभी उसका पढ़ा था, E एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई dt। मुख्य धारा तथा विस्थापन धारा के योग के मुख्य धारा तथा विस्थापन धारा का योग म्यू नॉट के गुणन के बराबर होता है। ठीक है, क्या लिखेंगे इसमें कि किसी बंद पर चुंबकीय क्षेत्र का यहाँ पे BD ने L, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस पथ में बहने वाली मुख्य धारा तथा विस्थापन धारा के योग के म्यू नॉट गुना होता है। इस नियम को हम क्या कहते हैं? मैक्सवेल। ठीक है, एम्पियर मैक्सवेल नियम याद रखिएगा बच्चा। अगर आपसे पूछेगा पेपर में एम्पियर मैक्सवेल नियम, तो यही कहेंगे। अगर आप लोग कह रहे हैं तो मैं लिख भी देता हूं। ठीक है, एम्पियर मैक्स, इस नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन
क्षेत्र का रेखीय समाकलन चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन मुख्य धारा तथा विस्थापन धारा के योग के म्यू गुणा होता है। तो ये भैया आपको मैंने पढ़ा दिए मैक्सवेल के प्रकाश के संबंध में विद्युत चुंबकीय जो उन्होंने सिद्धांत दिया था वो सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब जल्दी से बच्चों हम लोग आएंगे किधर? अब जल्दी से हम लोग आएंगे बच्चों विद्युत चुंबकीय तरंगों की ओर। चलिए इसको इरेज करते हैं। हम बात करेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों की परिभाषा के बारे में। जैसा कि मैंने आप लोग बता दिया है कि कौन से आवेश उत्पन्न करते हैं सर जी? त्वरित आवेश। तो अब इसको लिखेंगे कैसे? इसको हम लोग लिखेंगे धारा के संबंध में। कैसे लिखेंगे देखिए, और फिर हम लोग कुछ विद्युत चुंबकीय तरंगे पढ़ेंगे जैसे एक्स रेज, ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए विद्युत चुंबकीय पढ़ेंगे, फिर विद्युत चुंबकीय हम लोग गुण भी पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा। विद्युत चुंबकीय तरंगे परिभाषा। लिखिएगा मेरे साथ साथ। परिभाषा कैसे लिखेंगे? जब किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत धारा बहुत उच्च आवृत्ति से बदलती है, वैद्युत धारा बहुत उच्च आवृत्ति से बदलती है, वैद्युत धारा बहुत उच्च आवृत्ति से बदलती है, तो उस परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर प्रसारित होती हैं, इन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। तरंगे कहते हैं। लिख लीजिएगा। परिभाषा कैसे हो जाएगी? जब किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत धारा बहुत उच्च आवृत्ति से बदलती है तो उस परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर प्रसारित होने लगती है, और चारों ओर प्रसारित होती है, इन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। चारों ओर प्रसारित होती हैं और उसी तरंगे को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है तो मुझे नहीं ले रहा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा कुछ बताने की आपको आवश्यकता यहाँ पर होगी। ठीक है, अब देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगे में अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग में एक, जैसा कि आप नाम समझ लेंगे, विद्युत और चुंबकीय तरंगे, समझ रहे हैं? इसमें यानी कि विद्युत क्षेत्र भी होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। समझिए ध्यान से, विद्युत चुंबकीय तरंगे में दोनों अवयव होते हैं, विद्युत क्षेत्र के भी और चुंबकीय क्षेत्र के भी। तो यहीं पर खत्म हो गया। इसके बारे में अगर और भी अभी चीज़ हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों में जो विद्युत क्षेत्र होता है और जो चुंबकीय क्षेत्र है, दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं तथा ये विद्युत चुंबकीय तरंगों की दिशा के भी लंबवत होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग के चलने वाली दिशा के भी लंबवत होते हैं। यानी कि समझिएगा, जैसे कि देखिए, मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, ब्लैक वाला मार्कर हमारा है विद्युत चुंबकीय तरंग, चुंबकीय तरंग है, चुंबकीय घटक है, और ये जो है ये वैद्युत घटक है।
ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र का घटक है, चुंबकीय क्षेत्र का घटक है। तो वैद्युत क्षेत्र का घटक और चुंबकीय क्षेत्र के घटक दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र का घटक विद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र का घटक तथा चुंबकीय क्षेत्र के घटक एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तथा जो चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंगों की चलने की दिशा है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की गति की दिशा भी इन दोनों घटकों के लंबवत होती है। देखिए ये इस प्रकार रहेंगे, अगर आपको सही से दिखाई दे रहा होगा तो देखिए, ये देखिए ये विद्युत चुंबकीय तरंगे एक दूसरे के लंबवत थे, और ये जो चलने की दिशा है ये भी देखेंगे आप तो देखिए विद्युत से भी लंबवत है और चुंबकीय से भी लंबवत है, दोनों के लंबवत है, तीनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। ठीक है, तो तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। अगर मान लीजिए जैसे कि देखिए ऐसे है तो ये चलने की दिशा हो गई। ठीक है, ये 90 डिग्री का इनके बीच का कोण है, 3D स्ट्रक्चर तो बता नहीं सकता हूँ मैं, ये 90 डिग्री होगा, ये मान लीजिए E है, और ये मान लीजिए क्या है आपका, ये मान लीजिए आपका B है, ये भी 90 डिग्री होगा। अच्छा ये नहीं बना सकता मैं, ये देखिए ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, और चलने की दिशा के साथ भी इनका कोण 90 डिग्री का होगा। मैं गलत बना रहा हूँ, मैं जानता हूँ, क्योंकि ऐसा कोई संभव है नहीं, कि मैं आपको बस समझाना चाह रहा हूँ। समझ रहे हैं, जो फिगर मैंने आपको दिखाया था कि चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र के बीच का घटक के बीच भी जो कोण होगा 90 अंश का होगा। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र और चलने की दिशा, इनके बीच भी जो कोण होगा वो 90 अंश का होगा। ठीक उसी प्रकार विद्युत क्षेत्र और चलने की दिशा के बीच का भी जो कोण होगा वो 90 अंश का होगा। जैसे मान लीजिए कि ये है तो ये चलेंगे किस दिशा में, ऐसे। ठीक है, ये ब्लैक वाला मार्कर चलने की दिशा है, तो देखिए सबके साथ ये लंबवत है कि नहीं है, जी सर सबके साथ ये लंबवत है। तो मुझे लगता है आपको ये कॉन्सेप्ट अब समझ में आ गया होगा। और यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और लिख लीजिएगा, मैं लिख दूँ, अगर आप लोग कहेंगे भाई नहीं समझ में आ रहा तो मैं लिख भी दूंगा। चलिए लिख देता हूं, रेड से लिख देता हूं। इन तरंगों में विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत तथा तरंग के चलने की दिशा के भी लंबवत होते, तरंग के चलने की दिशा के भी लंबवत, तरंग के चलने की दिशा के भी लंबवत होते हैं। ठीक है, तरंग के चलने की दिशा के भी लंबवत होते हैं। और यहां से बच्चों आप एक फॉर्मूला भी याद रखेंगे कि इनके बीच में संबंध है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत चुंबकीय लिख लीजिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगों के E यानी कि चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में संबंध। इस पे एक क्वेश्चन आता है पेपर में आपके। ठीक है, 100% आएगा बच्चा, इसको नोट कर लीजिएगा। E/P = C, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का बटे में वैद्युत क्षेत्र बटे में चुंबकीय क्षेत्र का जो अनुपात होता है वो C यानी कि प्रकाश की चाल के बराबर होता है। C क्या है, प्रकाश की चाल। अब ऐसा क्यों सर, क्योंकि बच्चों जो प्रकाश होता है वो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग ही होता है, याद रखिएगा। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश स्ट्रेट लाइन में चलता है, लेकिन नहीं बच्चों, जो प्रकाश होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों में ही गति करता है, और जो विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल होती है वो प्रकाश की चाल के बराबर होती है। यहाँ से आपको कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा, इसलिए मैंने दोनों चीज़ बता दिया। जो प्रकाश होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ही गति करता है, जो प्रकाश होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ही गति करता है। तो भैया विद्युत चुंबकीय तरंगों की गति क्या हो जाएगी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की गति प्रकाश की चाल के बराबर होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की गति प्रकाश की चाल के बराबर होती है। प्रकाश किस प्रकार का तरंग है, कैसे गति करता है, तो प्रकाश तो विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। और एक चीज आपसे पूछता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग किस प्रकार का तरंग है, एक अनुदैर्ध्य है कि अनुप्रस्थ है, तो यहां पर भी लगा दीजिएगा कि विद्युत चुंबकीय जो तरंग है आपका बच्चों ये अनुप्रस्थ है।
ये देखिए सारे बुक से अगर आप पढ़ेंगे ना तो ये सब पॉइंट कहीं कहीं आपको मिलेगी, और मैं सारे पॉइंट को समेट कर एक छोटे से ब्लैक बोर्ड पे लेके आता हूँ। तो मेहनत लगती है बच्चा, लाइक का बटन दबाया कीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबाया कीजिए, ये मेहनत के लिए बस आपसे कहते हैं। सोचिए आप पढ़ेंगे तो अनुप्रस्थ तरंगे 4 पन्ना पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग है ये अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। तो जो विद्युत चुंबकीय तरंगे किस प्रकृति की होती है, तो अनुप्रस्थ तरंग के प्रकृति की होती है सब आपको एकदम क्लियर यहां पे डेटा मिलेगा, ठीक है। और प्रकाश क्या है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। और विद्युत चुंबकीय तरंग की जो चाल होती है वो क्या होती है, 3 × 10⁸ यानी कि प्रकाश की चाल के बराबर होती है। इतनी चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, इतनी चीजें बच्चा आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों के 5 गुण, कोई 5-6 गुण हम लोग पढ़ेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगों के भी हम लोग 5 गुण भी पढ़ेंगे, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के भी हम लोग 5 गुणों को भी पढ़ेंगे। जल्दी से शुरू कीजिए। चलिए सर हो गया, अब हम लोग गुण देख लेते हैं। बच्चे ये लगता है मैंने सोचा था कि एक टॉपिक में ही आप लोग का हो जाएगा। चलिए मैंने सोचा था कि एक ही वीडियो में आप लोगों का हो जाएगा, लेकिन ये एक वीडियो में हो नहीं पाएगा, ठीक है। एक ही लेक्चर में नहीं हो पाएगा, एक छोटा सा लेक्चर और आएगा जिसमें लोगों को विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में कुछ पढ़ेंगे, कुछ स्पेक्ट्रम है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे, वो एक छोटा सा लेक्चर होगा। चलिए मतलब इसका एक दूसरा लेक्चर भी हमें लेना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। हम लोग पढ़ रहे बच्चों विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण के बारे में। 5-6 गुण पूछे जाते हैं, तो 5 गुण 6 गुण हम लोग पढ़ लेंगे ताकि आप एक भूले भी तो आपको कम से कम 5 याद रहे, ठीक है। बहुत इजी पढ़ेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण, चुंबकीय तरंगों के गुण, ये क्या होता है भैया। आप देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगे के जो गुण है वो हम लिखेंगे। तो सबसे पहला गुण लिखिएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगों को, विद्युत चुंबकीय तरंगों को संचरण के लिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, नहीं पड़ती। लिख लीजिएगा भैया। विद्युत चुंबकीय संचरण को, विद्युत चुंबकीय तरंगों को संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब जैसे हम ध्वनि बोलते हैं, ध्वनि क्या है, तरंग रूप में गति करती है, जी सर। इसके लिए माध्यम चाहिए, बिल्कुल वायु माध्यम चाहिए। लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो क्या प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी, नहीं होगी। यही रीजन है बच्चों कि लाइट स्पेस से ट्रेवल करके हमारी अर्थ के, हमारे एटमॉस्फेयर तक आ पाती है। क्योंकि स्पेस में तो क्या है, इसमें तो आप, स्पेस में तो आपको माध्यम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पर कोई माध्यम है नहीं, निर्वात है, तभी प्रकाश आ जाती है। तो प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। और विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चा, इसको एकदम अच्छी तरीके से याद कर लेगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। संचरण के लिए पदार्थिक माध्यम, पदार्थ वाले माध्यम, ठीक है। किसी माध्यम के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। पदार्थिक, ठीक है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, बहुत है। चलिए अच्छा बच्चों, एक थोड़ी सी गलती हो गई, इसको दूसरा पॉइंट बनाइएगा। पहला पॉइंट हमने थोड़ा गलत लिख दिया। पहला पॉइंट हमें लिखना चाहिए था कैसे उत्पन्न होती है। चलिए दूसरा भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्राई कीजिएगा पहला पॉइंट यही लिखे जो मैं अब लिखवा रहा हूँ, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगे किससे उत्पन्न होती है, सर अभी बताया था ना, विद्युत चुंबकीय तरंगे त्वरित आवेश द्वारा, त्वरित, एक सेकंड कहाँ गया यार इरेज करने वाला, त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती है, त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती है। होती
है। विद्युत चुंबकीय तरंगें कैसे उत्पन्न होती है? सर, विद्युत चुंबकीय तरंगें त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगें कैसे उत्पन्न होती है? सर, त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती है। बहुत बढ़िया, तीसरा वाला लिख लीजिएगा। अब देखिए, अब विद्युत चुंबकीय तरंगें मैंने लिख रहा हूँ, यहाँ पे डैश कर दे रहा हूँ, आपने खुद से लिखे। विद्युत चुंबकीय तरंगों में चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत जो कि भी हमने लिखवाया था आपको, विद्युत क्षेत्र, ये सारे इसके गुण में है। विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं। परस्पर लंबवत होते हैं तथा ये संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? भैया संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। चलिए लिखिएगा फिर से। ये तरंगें निर्वात में, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगें निर्वात में प्रकाश की चाल यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की चाल से चलती हैं। चाल से गति करती है, चलती नहीं, गति करती है। चलती गलत हो जाएगा ना, गति करती है। सही शब्द का चुनाव करना बहुत आवश्यक होता है। तो किसकी चाल से चलती है? तो भैया प्रकाश की चाल से ये चलती हैं। चलिए एक और लिख लेते हैं हम लोग। चलिए एक 5वां लिख लीजिएगा, यही वाला जो हम लोग पढ़े थे कि जो E/B होता है, ये क्या होता है? C, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय घटक का मान, परिणाम चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बटे वैद्युत क्षेत्र का परिमाण बटे चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होता है? प्रकाश की चाल के बराबर होता है। किसमें? तो चुंबकीय, वैद्युत चुंबकीय तरंगों में। बस बच्चों 5 हो गए, 5 बहुत है, 5 बहुत है। इससे ज़्यादा हम लोगों को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें बस इतने ही पढ़ने थे। अब बच्चा बच्चों विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। अब हम लोग को पढ़ना है बच्चों विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, जो कि हम लोग आज की क्लास में नहीं ले पाएंगे क्योंकि आज की क्लास लंबी हो गई है। अगली क्लास में हम लोग लेंगे। आज की क्लास को बच्चों हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। 5 कम से कम आपको याद होना चाहिए। 5 मैंने सबसे आसान लिखवाए हैं। बच्चों स्पेक्ट्रम पढ़ लेंगे, फिर ये चैप्टर भी हम लोग का समाप्त हो जाएगा, यानी कि पूरा भाग 1 पार्ट 1 समाप्त हो जाएगा। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।